नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। मोहन भागवत के बयान पर अब सियासी बवाल हो चुका है। संघ प्रमुख ने कहा है कि हमें देश के बारे में पहले सोचना होगा। लिंचिंग करने वाला कोई भी क्यों ना हो, वो देश का और हिंदुत्व का विरोधी है। इसकी जांच करके इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। संघ प्रमुख के इस बयान के बाद एक बार फिर से लिंचिंग के मामले पर सियासत शुरू हो चुकी है। संघ प्रमुख के देश को एक करने वाले बयान पर अब तमाम विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि बीजेपी के ही डीएनए में खोट है। बीजेपी के कई नेताओं ने हिंदू महिलाओं के साथ शादी की, उनका डीएनए एक हो सकता है। फिलहाल यह कहना कोई दो राय ना होगी कि एक बार फिर से राजनीतिक पार्टियों को मौका मिल चुका है देश में सियासी उबाल लाने का। जवाब देना पड़ेगा में आज की चर्चा करेंगे उसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए और मोहन भागवत का आखिर वो बयान क्या था जिसकी वजह से सियासत गर्म हो चुकी है, उसे समझिए। देश में एक बार फिर से हिंदुत्व के नाम पर सियासत तेज हो चुकी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू मुस्लिम एकता की बातों को लेकर कहा कि यह दोनों बातें अलग अलग नहीं। एक किताब के विमोचन के दौरान प्रोग्राम के दौरान भागवत ने मॉब लिंचिंग और हिंदुस्तान में इस्लाम को लेकर कई बातें कही। भागवत ने कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता की बातें भ्रामक हैं, क्योंकि यह दोनों अलग नहीं बल्कि एक है। उन्होंने कहा कि सभी हिंदुस्तानियों का डीएनए एक है, भले ही वो किसी भी मजहब से क्यों न हो। लोगों के बीच पूजा पद्धति की बुनियाद पर फर्क नहीं किया जा सकता। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि डर के इस चक्र में न फंसे कि भारत में इस्लाम खतरे में है। इस दौरान उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि एकता का आधार राष्ट्रवाद और पूर्वजों का गौरव होना चाहिए। भागवत ने कहा कि भारत में इस्लाम को किसी तरीके का खतरा नहीं, मुसलमानों को इस तरह के डर में नहीं रहना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ मॉब लिंचिंग को लेकर मोहन भागवत ने कहा, ऐसे लोग हिंदुत्व के खिलाफ हैं। गाय एक पवित्र जानवर है, लेकिन जो लोग दूसरों को मार रहे हैं वे हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं। कानून को बिना किसी पक्षपात के उनके खिलाफ अपना काम करना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि भागवत ने अपने संबोधन की शुरुआत में कहते हुए कहा था, बना तो कोई छवि बनाने के लिए कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और न ही वोट बैंक की राजनीति के लिए। उन्होंने कहा कि संघ न तो राजनीति में है और न ही यह कोई छवि बनाए रखने की चिंता करता है। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि यह राष्ट्र को सशक्त बनाने और समाज में सभी लोगों के कल्याण के लिए अपना कार्य जारी रखता है। हिंदू मुसलमान एकता, हमारा तो विचार ऐसा है कि ये शब्द ही बड़ा भ्रामक है। ये दो है ही नहीं। एकता की बात क्या है? इनको जोड़ना क्या? ये जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं। वो पहला आधार है और ये परंपरा दूसरा आधार है और तीसरा आधार है ही हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का डीएनए समान। भागवत ने कहा कि देश के अनादर की जो बात करेगा उन्हें बाहर जाना पड़ेगा। हमारे भारत माँ के पुत्र साथ चलते हैं, लेकिन मुस्लिम साथ आखिर क्यों नहीं चल सकते? हिंदू समाज की भावना को संघ कहता है, हिंदू समाज का आत्मविश्वास बनता है। सत्ता आती रहेंगी, सत्ता जाती रहेंगी, लेकिन आप डरो नहीं। भारत को विश्व गुरु बनाना या दुनिया की आवश्यकता है, वरना दुनिया चल नहीं सकेगी। हालांकि आपको बता दें कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान का लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व विरोधी हैं। उनके इस बयान का देवबंदी उलेमा मुफ्ती असद कासमी ने समर्थन करते हुए कहा, मोहन भागवत जी का बयान बहुत अच्छा बयान है, हम इसका समर्थन करते हैं। भागवत जी का जो बयान आया है लिंचिंग को लेकर के, जो लिंचिंग करने वाले हैं वो हिंदुत्व नहीं है, तो भागवत जी का यह बयान बड़ा ही अच्छा बयान है और बड़ी ही अच्छी सोच है। लेकिन हम साथ साथ में भागवत जी से ये भी मांग करते हैं कि पूरे मुल्क हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ पर भी लिंचिंग हुई है या लिंचिंग हो रही है, ऐसे लोगों के खिलाफ भागवत जी को चाहिए कि केंद्र सरकार और यूपी सरकार से मांग करे कि ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान पर विपक्ष लामबंद हो चुका है। विपक्ष ने सीधा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से इस मामले को जोड़ दिया। ओवैसी ने भागवत पर निशाना साधते हुए कहा, आरएसएस के भागवत ने कहा कि लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व विरोधी इन अपराधियों को गाय और भैंस में फर्क नहीं पता होगा, लेकिन कत्ल करने वाले जुनैद, अखलाक, पहलू, रकबर, अलीमुद्दीन के नाम ही काफी थे। ये नफरत हिंदुत्व की देन है। इन मुजरिमों को हिंदुत्ववादी सरकार का समर्थन हासिल है। कायरता, हिंसा और कत्ल करना गोडसे की हिंदुत्व वाली सोच का अटूट हिस्सा है। धर्मगुरु
स्वामी चक्रपाणी ने ओवैसी के इस बयान को लेकर पलटवार किया और कहा कि सांसद असदुद्दीन ओवैसी का बयान जिन्ना मानसिकता की तरह देश को तोड़ने वाला है। देश से असदुद्दीन ओवैसी माफी मांगे। तो भाई कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी भागवत के बयान पर टिप्पणी की। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, भागवत जी, ये विचार क्या आप अपने शिष्य, प्रचारकों, वीएचपी, बजरंग दल कार्यकर्ताओं को भी देंगे? क्या ये शिक्षा आप मोदी, शाह जी व भाजपा मुख्यमंत्री को भी देंगे? अगर आप अपने विचारों के प्रति ईमानदार हैं, तो बीजेपी के उन नेताओं जिन्होंने निर्दोष मुसलमानों को प्रताड़ित किया, उन्हें उनके पदों से तत्काल हटाने का निर्देश दे। शुरुआत नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ से करें। मुझे मालूम है आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। कौन है मोहन भागवत? आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि मोहन भागवत भारत में हिंदू राष्ट्रवादी संगठन आरएसएस के सर संघचालक यानी कि अध्यक्ष हैं। केसी सुदर्शन के बाद मोहन भागवत 2009 में आरएसएस के मुखिया बने। इनका जन्म 11 सितंबर 1950 को महाराष्ट्र के चंद्रपुर में हुआ था। इनके पिता भी घरेलू स्तर पर आरएसएस के कार्यवाहक रह चुके हैं। मोहन भागवत ने अपनी शुरुआती पढ़ाई चंद्रपुर के लोकमान्य तिलक विद्यालय से की, जबकि बीएससी जनता कॉलेज से की है। मोहन भागवत पोस्ट ग्रेजुएशन बीच में ही छोड़कर 1975 में आरएसएस से जुड़ गए थे। सन 2000 में जब केसी सुदर्शन आरएसएस के अध्यक्ष बने, तब मोहन भागवत को सर कार्यवाहक यानी कि सचिव नियुक्त किया गया। केबी हेडगेवार और एमएस गोलवाकर के बाद मोहन भागवत आरएसएस के अध्यक्ष बनने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्तियों में से एक माने जाते हैं। जून 2015 में भारत सरकार ने सीआईएसएफ को कहा कि वो मोहन भागवत को 24 घंटे जेट प्लस सिक्योरिटी मुहैया करवाए। महाराष्ट्र सरकार की एनिमल एंड फिशरी साइंस यूनिवर्सिटी ने मोहन भागवत को 2017 में डायरेक्टरेट की मानक उपाधि से नवाजा था। हालांकि विश्व पटल से लेकर के देश के विपक्षी तमाम पार्टियां भी लगातार कहती रहती हैं, आपको बताते चले कि देश में बीजेपी की नहीं बल्कि आरएसएस की सरकार है। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज। तो आपको बताते चले कि जवाब देना पड़ेगा। मैं आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं कि लिंचिंग एक बार फिर से सियासी उबाल में आ चुकी है। लगातार विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि लिंचिंग क्या सिर्फ मुस्लिमों की होती है, मुस्लिमों की लिंचिंग होती है, हिंदुओं की नहीं होती है। वहीं बीजेपी और आरएसएस कह रही है कि भैया क्या सिर्फ मुस्लिमों की लिंचिंग होती है, हिंदुओं की भी लिंचिंग होती है। उस पर सवाल क्यों नहीं किया जाता है? डीएनए में हिंदुत्व है और हमें भारत के बारे में सोचना चाहिए, ना कि राजनीतिक विशेष के बारे में या फिर धर्म विशेष के बारे में सोचना चाहिए। ये लगातार आरएसएस और बीजेपी कह रही है। एक बार मोहन भागवत का बयान आपको दोबारा से सुनवा देते हैं, जो उन्होंने कहा है हिंदुत्व को लेकर के और डीएनए को लेकर के। वन बाय वन करके आप दोनों बयान मोहन भागवत के सुनिए। सबसे पहले, अगले चुनावों के लिए मुसलमानों के वोट पाने का भी प्रयास नहीं है, क्योंकि हम उस राजनीति में नहीं पड़ते। वोट की राजनीति, पार्टी पॉलिटिक्स, इसमें हम लोग नहीं पढ़ते। हाँ, हमारी कुछ विचार है राष्ट्र में क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए उसके बारे में, और अब एक ताकत बनी है तो वो ठीक हो जाए, इतनी ताकत हम जहाँ लगानी है चुनाव में भी लगाते हैं, के बाद जरूर है। लेकिन हम किसी के पक्षधर हैं इसलिए नहीं, हम राष्ट्र हित के पक्षधर हैं। अगले चुनावों हिंदू मुसलमान एकता, हमारा तो विचार ऐसा है कि ये शब्द ही बड़ा भ्रामक है। ये दो है ही नहीं, एकता की बात क्या है? इनको जोड़ना क्या? ये जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं। वो पहला आधार है, और ये परंपरा दूसरा आधार है, और तीसरा आधार है ही हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का डीएनए। तो ये था मोहन भागवत का वो बयान जिसको लेकर के अब उत्तर प्रदेश से लेकर के दिल्ली तक की सियासत जो है वो गर्मा चुकी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि मोहन भागवत के इस बयान को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 से भी जोड़कर देखा जा रहा है। कहा यह जा रहा है क्योंकि देश में आरएसएस की सरकार है। लगातार विपक्ष ये दावा करता रहता है कि आरएसएस, जो बीजेपी का रिमोट कंट्रोल है वो आरएसएस के पास है, और बीजेपी के जहां जहां सत्ता है वो आरएसएस के दिखाए हुए रास्ते पर ही चलती है। अब क्योंकि मोहन भागवत पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में
में सक्रिय हो चुके हैं, तो माना यह जा रहा है क्योंकि मोहन भागवत सक्रिय हुए हैं और अब उनका प्यार जो है वो मुस्लिमों के लिए उमड़ पड़ा है। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि मोहन भागवत को खुद आकर के ये कहना पड़ा उत्तर प्रदेश में कि देखिए भैया, हमारा डीएनए सेम एक है और हमें भारत की बात करनी चाहिए, ना कि हिंदू और मुसलमान की। और इसके साथ साथ लिंचिंग चाहे किसी भी धर्म की क्यों ना हो, वो हिंदुत्व की लिंचिंग होगी और इसकी वजह से हमें उस पर जांच बिठानी चाहिए और उसके बाद इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ये बयान है मोहन भागवत का, लेकिन विशेषज्ञ इसे एम फैक्टर से जोड़कर देख रहे हैं। आपको बताते चले, विशेषज्ञ लगातार ये कह रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं 2022 में, कुछ ही महीने बचे हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर के, जिसकी वजह से माना यह जा रहा है कि एम फैक्टर यानी कि जो मुस्लिम वोट बैंक है उसे टारगेट करने की कोशिश कहीं ना कहीं की जा रही है। तो आपको बताते चलिए, इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आर.के. मिश्रा, और इसके साथ साथ स्टूडियो से हमारे साथ आचार्य वेदमूर्ति हिंदू धर्मगुरु हैं जुड़ चुके हैं, और फजील अहमद मुस्लिम स्कॉलर हैं जुड़ चुके हैं। थोड़ी सी देर में हमारे साथ सपा के नेता कपिल श्रीवास्तव भी जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का स्वागत है आर्य न्यूज पर। सबसे पहले मैं आर.के. मिश्रा जी आपके पास आना चाहूंगी। सच में लिंचिंग को बयान देने गए थे मोहन भागवत, या फिर अचानक से उन्हें याद आ गया कि विधानसभा चुनाव है, एम फैक्टर को कंट्रोल करना है कहीं ना कहीं जाकर के? पल्लवी जी, ऐसा है जो कि आप इस चैनल पे आज मैं काफी दिनों के बाद आपके साथ डिबेट कर रहा हूँ, तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है इस चीज के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जहाँ तक बात है, मोहन भागवत जी ने एक पुस्तक के विमोचन के लिए गए हुए थे वहाँ पर। ख्वाजा इफ्तिकार अहमद जी हैं जो पहले पूर्व प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव जी के सलाहकार रह चुके हैं। उन्होंने पूरी तरह से इस पुस्तक में सारा जो सामाजिक जो समरसता है उसके ऊपर में 1920 से लेकर के 2021 तक का 2020 तक का उन्होंने सारा ही सामाजिक राजनीतिक हर एक परिप्रेक्ष्य के ऊपर में उसके ऊपर में उन्होंने पूरी तरह से विश्लेषित विषय को उन्होंने रखा है। वो ठीक है, मोहन भागवत जी वहां पर विमोचन करने के लिए गए थे और उन्होंने ये सोच करके नहीं गए थे वहां पर जाकर के जो कि हम यूपी में जो है सो चुनाव है और इसलिए हमें मुहूर्त देख करके वहां पर जाना चाहिए। मोहन भागवत जी ने कोई चीज ऐसी कही है जो कि गलत कहा उन्होंने? मुझे नहीं लग रहा है जो कि एक भी शब्द उन्होंने गलत कहा है। देखिए, होता क्या है, जब हम लोगों का किसी भी तरह का संवाद जब रुक जाता है तो उसमें बहुत सारी कठिनाइयां आ जाती है। जब डायलॉग बंद हो जाता है दो आदमी के बीच में, दो समुदाय के बीच में, दो समाज के बीच में, तो वहां पर क्या होता है ना कि तीसरे फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। कुछ यहाँ पर तुष्टीकरण के जो राजा बैठे हुए हैं, कुछ यहाँ पर ऐसे हैं जो मुस्लिम समुदाय का जो ठेका लेकर के बैठे हुए हैं, उन्होंने इस चीज को फिर एक बार माहौल बनाने की कोशिश की है। एक चीज बात बताइए, आरएसएस का पूरा घोषित एजेंडा है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद में सब आते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। राष्ट्रवाद, हम इस राष्ट्र में रहते हैं और राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो इसमें कोई कहीं पे गलती करने, कहीं पे विषय मुझे नहीं लग रहा जो कहीं पर ये कोई गलत विषय था। लेकिन इसको फिर एक माहौल के रूप में, जो कि यूपी में चुनाव है, तो 6 राज्यों में चुनाव है, वहां पर पंचायत चुनाव है, इसलिए ये उस परिप्रेक्ष्य में कहा गया है जो हिंदू और मुस्लिम वोटर को वहां पर जाकर के एक ध्रुवीकरण करने की। ठीक है, फजील अहमद साहब, हिंदुत्व की ही तो बात करने गए थे, राष्ट्रवाद की बात करने गए थे ना भागवत साहब, बुरा क्यों लग रहा है? बुरा तो किसी को नहीं लग रहा है, बुरा तो भाजपा के प्रवक्ता लोगों को लग रहा है कि अब जबान संभाल के बोलना पड़ रहा है। जितना पहले मुसलमानों के खिलाफ बोलते थे ये लोग, अब उनको एक बार सोचना पड़ रहा है कि संघ प्रमुख ने ही जब हमको इशारा कर दिया तो बुरा इन्हीं लोग को लग रहा है। हम लोग को क्या है, पहले भी बुरा नहीं लगता था, हम तो मान के बैठे। रकबर की लिंचिंग भाजपा के विधायक भी जेल गए, तो भाजपा सबसे पहले निकाल देना ऐसे लोगों को जो भाजपा के लोग शामिल हैं। भाजपा ने तो एक ताबीज गले में लटका दिया, ये ताबीज पहन लो और भगवा की ताबीज है, जय श्री राम बोलो और किसी को मार दो। तो सबसे ज्यादा दिक्कत इन लोग को हो रही है। हम तो पहले भी संकट में थे और अभी तो ये कितना ये मानेंगे भाजपा के लोग भागवत जी को, कितना मानेंगे अभी ये देखना है। हम तो बहुत अच्छा है, देर से आए दुरुस्त आए। अगर भागवत जी ऐसे बोल रहे हैं तो हम तो सोच रहे हैं कि भाई एक काली अंधेरी रात के बाद हमको कुछ उजाला दिख रहा है। हम तो चाहते हैं कि देश में
व्यवस्था खत्म हो। फिर वैमनस्यता एक खत्म मिनट। कैसे हो? आचार्य जी, आपने जो अभी देखिए, बात फिर कही कि आप- भगवा पहन करके मॉब लिंचिंग अभी करते हैं, एक विधायक जेल गए। नहीं, आपने भाजपा भगवा को के- कैसे नहीं, कह दिया? आपने भाजपा भगवा को कैसे भाजपा कह के दिया? विधायक गलत बात। भाजपा आपने के कहा भगवा विधायक पहन के मॉब लिंचिंग किया। हरियाणा आज के तक अंदर एक भी बता दीजिए मॉब रगबर की लिंचिंग, लिंचिंग में भगवा विधायक जेल गए। भगवाधारियों का मॉब अरे सर, लिंचिंग हुआ। भगवा के ठेकेदार आप आप नहीं हैं। भगवाधारियों का मॉब लिंचिंग हो रहा भगवा नहीं है, ना कि भगवा हमारा ख्वाजा नहीं, रहमतुल्लाह गलत का बात। भी है। क्षमा मांगे आप, क्षमा मांगे। आप भगवा को पहन तंजीर करके कर रहे हैं। गलत जितनी बात। लिंचिंग हुई सब में जय श्री राम बोला गया है। नहीं, जितनी आप लिंचिंग हुई है सब में जय जय श्री राम बोला गया है, शब्द जिसमें को भारतीय और जनता पार्टी के भगवा लोग बोले शब्द गए। को आप जोड़ रहे हैं मॉब लिंचिंग से। ये शब्द वापस लीजिए आप बता ना दीजिए आप कौन सा वापस लिंचिंग लीजिए। हुआ है जिसमें जय भगवा श्री इस्तेमाल नहीं किया राम गया है। भगवा शब्द ऐसा नहीं कर सकते आप ना। अभी गाजियाबाद में जो घटना हुई उसमें क्या हुआ, जी, आप क्या बता हुआ? दीजिए क्या हुआ, बताएं क्या हुआ? क्या हुआ बता दीजिए आप। आपको लाखों जय श्री उदाहरण राम बोला दे जा रहा दें, है। लाखों हम कह उदाहरण रहे दे थे, दें। आप जब कह रहे हैं कि लिंचिंग हुई जी, तो जो लोग उसमें शामिल हैं कौन उस पर शामिल कार्रवाई है? करिए, उसको निकालिए कौन? पार्टी से। उन्होंने तो यही तो कहा भाजपा कि को इसमें पार्टी से हिंदू निकाल शामिल दीजिए। नहीं आप है। क्या हिंदू करते हैं? मॉब लिंचिंग नहीं करता। क्या हुआ हिंदू फाजिल जी? अपनापन कौन है बनाता है, हिंदू? सबको अपना मानता है, गाजियाबाद में चाहे क्या वो हो गया हिंदू फाजिल हो, जी? आपको क्या मुस्लिम पता हो, है इसके सिख बारे हो, में? ईसाई हो। इसलिए भागवत जी ने हिंदू कहा कौन है? कि मुस्लिम भी नहीं, हमारा कौन है राष्ट्र हिंदू? का है, हमारा हिंदू कौन भाई है? है, अरे कौन हमारा है हिंदू? देश का है। जो अरे भी हिंदू देश कौन है? बताइए ना में, हमको। जो भी देश आप में, हिंदू हैं कि हम सनातनी हैं? हम हिंदू हैं और सनातनी हैं। पहले हिंदू के बारे में सनातनी समझिए। जड़ है। सुनिए, अब हम बता दें, आपको जानकारी नहीं है। जी, बताएं। सिंधु नदी के इस तरफ रहने जी। वाला सभी हिंदू बाद में हिंदू हुआ। तो समझ जब लीजिए, हम हिंदू आप ही बोलते हैं तो तो आपको तकलीफ क्या होती है? वही नवाज तो शरीफ मोहन हिंदू हो गया, भागवत जी ने इमरान खान कहा, भी हिंदू हो गया। आदरणीय अल्लाह जी, मोहन मैं भागवत जवाब जी ने देना वही चाहूंगा। कहा कि जो सिंधु के तीर में जितने भी लोग रहने वाले, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, सिख भी, ईसाई भी, बौद्ध भी, सारे लोग हमारे राष्ट्र के हैं और सब हमारे अपने हैं और ठीक है, सबको एकजुट ठीक है आचार्य जी, एक मिनट। राष्ट्र अहमद की साहब, रक्षा ठीक है करनी आचार्य जी, चाहिए। एक मिनट। अहमद साहब, आपने ये किस तथ्य के आधार पर कहा कि भगवा पहनने वाले लिंचिंग करते हैं जी, और जय श्री राम बोलने वाले लिंचिंग करते हैं? एक मिनट आचार्य जी, गलत please। बात। एक मिनट आचार्य जी। अहमद साहब, किस तथ्य के आधार पर आपने ये कहा? जितनी भी अभी तक लिंचिंग हुई देश के अंदर, काउंट नंबर मुसलमानों की, बताइए, कहाँ कहाँ हुई है आपकी और कहाँ पे ऐसा हुआ है? रकबर की घटना है। भाजपा के विधायक अभी जेल में हैं। अभी गिरफ्तार हुए हैं एक हफ्ता पहले। भाजपा के विधायक हैं वो। ठीक है। उन्होंने रकबर का पूरा षड्यंत्र रखने क्या रकबर को- भगवा पहन के जय श्री एक राम मिनट, एक बोलते मिनट, हैं? अरे सुनिए ना। जी बताएं, साक्ष्य आपके पास? बात पूरी हो जाने दीजिए, हम साक्ष्यों के रिकॉर्ड बोल तथ्यों रहे के हैं। साथ बात बिल्कुल करेंगे, ऑन ज्यादा रिकॉर्ड बोल बेहतर रहे हैं। रहेगा। अभी 15 दिन पहले इस पर एक हफ्ता डिबेट हुआ है कि दाढ़ी छिलवा के उसको जय श्री राम बुलवाया गया। कहाँ? आपको आपके पूरा मामला पता रांची है? में नहीं, रांची में अहमद साहब, जितनी भी कैसी लिंचिंग बात हुई कर रहे हैं आप? बोल रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, नहीं, इधर से नहीं, उधर मत नहीं, जाइए नहीं, अहमद साहब, नहीं, इधर से उधर मत जाइए। पूरा मामला आपको जितना भी- पता क्या था? मजहबी जो रूप पूरा दिया मामला है, आपको जितना पता भी क्या लोग था? भी- रूप दे गया आज सब जो है जितने- सारा का अभी सारा क्या बोल अभी रहे हैं आप जितनी भी लिंचिंग हुई जी, उसमें किसकी हुई किसकी हुई? बताइए, आप किसकी हुई? बताइए। अब जी, मारने मैं वाला जवाब कौन है? देना आप चाहूंगा। पालघर में कहीं- किसकी लिंचिंग हुई? बजरंग पालघर दल- में किसकी लिंचिंग हुई? तो किसने किया? आप बताइए। पालघर आपको में ऐसे सच्चाई लाखों सामने आई उदाहरण दे देंगे ना, आपको। सच्चाई सामने आई कि नहीं, कौन कभी किया? झूठ का पालघर पुलिंदा की नहीं सच्चाई बांधा सामने गया। आई ना। आज देखिए ना, आपकी लोनी टीवी में डिबेट झूठ का के बाद क्या पुलिंदा निकला बांधा सामने? गया था। अब सारा साक्ष्य आ गया ना। अभी देखिए, आप बताइए, अभी जो उसको इनको मजहबी रूप दे रहे थे, भागवत जी की बात समझ में नहीं आ रही। ठीक है ठीक है ठीक है, अभी मेरे इनको साथ भागवत कपिल जी की श्रीवास्तव बात जी भी समझ जुड़ नहीं चुके हैं, हो रही सपा के है। प्रवक्ता हैं राजनीतिक नहीं, कपिल भागवत श्रीवास्तव जी जी। से ठीक आगे है इनको तकलीफ ठीक हो है, रही एक मिनट प्लीज, सारे मेहमानों के पास जाने दीजिए एक एक करके। कपिल श्रीवास्तव जी, आप थोड़ा सा लेट से जुड़े, लेकिन आरके मिश्रा जी ने इससे पहले कहा कि कुछ जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो खुद को ये समझते हैं कि वो मुस्लिमों के हितायती हैं, उन्हें सबसे ज्यादा बुरा लग रहा है। और मुझे लग रहा है अबू आजमी लोग उनमें से एक है जिन्होंने लगातार ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि देखिए 6 महीने तक अब जो मुस्लिम है उन्हें प्रताड़ित किया जाता रहेगा। क्या कहेंगे आप कपीश जी? देखिए, पहली चीज तो ये है कि आरके मिश्रा जी काफी इको हो रही है। आरके मिश्रा जी ने अपने चश्मे से कहा, क्योंकि हरियाली के अंधे को हर जगह हरियाली दिखाई देती है। जो जैसा होता है उसको वही वो व्यक्ति वैसा ही लगता है। ठीक है, ठीक है ना, ये एकदम सही हुई चीज। अब मैं दूसरी चीज कहता हूं, भागवत साहब ने जो बयान दिया है, हम तो उसकी तारीफ करेंगे कि भागवत साहब को देर से ही सही लेकिन दुरुस्त बयान दिया है। लेकिन दिक्कत यह है कि उनके पास एप्लीकेशन कौन लेके गया था कि हमारे साथ जो है साहब लिंचिंग हो रही है, और ये लिंचिंग शब्द तो भारत का है ही नहीं। उत्पीड़न करिए जो भारत के दंड प्रक्रिया संहिता या अन्य विधियों के अंदर परिभाषित किया गया है। लिंचिंग शब्द तो भारत का है ही नहीं जिसको जोड़ दिया जाता है।
ये सही शब्दावली ही नहीं है कि जिसका प्रयोग किया जाता है। अब दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि भागवत साहब जिस राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, आर.के. मिश्रा जी से पूछ लीजिएगा कि जरा राष्ट्रवाद की क्या परिभाषा होती है, क्या शैली होती है, ठीक है, कैसा ये राष्ट्रवाद होता है। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि देखिए, बहुत साधारण सामान्य प्रज्ञा वाले व्यक्ति की बात है। अगर कोई व्यक्ति विधिक कार्य अपने देश के लिए कर रहा है, नैतिक कार्य अपने देश के लिए कर रहा है, तो वो राष्ट्रवाद कर रहा है। क्या राष्ट्रवाद का ठेका आरएसएस ने लिया है? जिनके सावरकर साहब जो थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी और उसमें भी यही मुसलमानों की डराने वाली बात थी। और कुछ दिन पहले, आज से 3 साल पहले, भागवत साहब ने वही चीज दोहराई जो आज दोहरा रहे कि मुसलमानों को डरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चीज ये है कि किस मुसलमान ने आपको कह दिया कि हम देश के लोगों से डर रहे हैं। अगर परेशानी अगर किसी को है अल्पसंख्यकों को, तो कट्टरवादिता से, और इस कट्टरवादिता से पूरे देश को पनसा दी। आर.के. मिश्रा जी, हिंदुत्व की बात कर रहे थे भागवत साहब, ये कह रहे थे कि राष्ट्र को आगे बढ़ाना है, हिंदुत्व को आगे लेके जाना है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी संदेश दे रहे हैं कि इस्लाम खतरे में नहीं है, मुस्लिमों को डरने की जरूरत नहीं है। ऐसी देश में कौन सी स्थिति पैदा हो गई जिसकी वजह से आरएसएस प्रमुख को यह कहना पड़ रहा है कि मुस्लिमों को डरने की जरूरत नहीं है? आर.के. मिश्रा जी, बहुत सम्मान करता हूं। उन्होंने मेरे से कहा जो कि राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या होती है। मैं उनको बताना चाहूंगा जो इतिहास होता है, जो परंपरा होती है, और जो जातीयता या जातिवाद जो भी है, जो सामाजिक समरसता को जो बनाने में जो अपनी भूमिका निभाता है, वही राष्ट्रवाद और वही राष्ट्रवाद का संरक्षक होता है। नहीं, आपके हिसाब से कुछ और परिभाषा होगी कपिल जी, लेकिन मेरे हिसाब से यही परिभाषा है। नहीं, मैं कह रहा हूँ आपके हिसाब से कोई और परिभाषा होगी, और हमारे हिसाब से यही परिभाषा है जो सामाजिक समरसता को बना करके रखने वाला ही राष्ट्रवाद के संरक्षक होते हैं। इसमें आपको एक चीज बताइए, आप लोगों ने मुस्लिम समुदाय का जिस तरह से ठेका लेकर के रखा हुआ था, बुरा आप लोगों को लग रहा है, ये आप लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए। देखिए, आरएसएस का घोषित एजेंडा है राष्ट्रवाद का। नहीं, आरएसएस का घोषित एजेंडा है राष्ट्रवाद, लेकिन आप लोगों का तो कोई एजेंडा ही नहीं है। आप लोगों का तो कोई एजेंडा नहीं, आप लोगों का तो कोई एजेंडा ही नहीं है। कपिल जी, पहले तो अपना एजेंडा क्लियर करिए, पहले आप एजेंडा क्लियर करिए, उसके बाद जाकर के हमें पता चलेगा कि हाँ सचमुच में आपका एजेंडा क्या है, राष्ट्रवाद है या तुष्टीकरण है, या राष्ट्रवाद है। तो पहले तो अपना एजेंडा क्लियर करिए, और उसके बाद आप फिर कहिए जो कि आप सचमुच में राष्ट्रवाद की परिभाषा, फिर आप एलिजिबल होते हैं हमसे राष्ट्रवाद की परिभाषा जानने वाले, क्योंकि आप लोगों ने तुष्टीकरण की पराकाष्ठा शुरू रखी है आप लोगों ने। तो इस तरह से देश नहीं चलता, जिस तरह से आप लोग देश चलाना चाहते हैं ऐसे देश नहीं चलता है। ये तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। ये बुरा लगा है आप लोगों को, ये बुरा लगा है कांग्रेस को, ये बुरा लगा है समाजवादी पार्टी को, ये बुरा लगा है बसपा को, क्योंकि आप लोग ये समझते हैं जो यूपी में चुनाव है और इसी के परिप्रेक्ष्य में इस तरह की बातें कही गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको स्पष्ट करूं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले अपना एजेंडा क्लियर करिए, फिर उसके बाद तुष्टीकरण से काम नहीं चलता। ठीक है अहमद साहब, क्या देश में मुस्लिम डरा हुआ है? तुष्टीकरण से देश नहीं चलता। एक मिनट, ठीक है मिश्रा जी। अहमद साहब, क्या देश में मुस्लिम डरा हुआ है? देखिए, मुसलमान नहीं डरा हुआ है। जो गरीब मुसलमान है, जो पूरे देश का हर जाति का जो गरीब है वो डरा हुआ है। कानून अपना काम नहीं कर रहा, सरकार जो है लोगों से तंग करवा रही है, गरीबों को न्याय नहीं मिल रहा है, थाने बिक रहे, पैसे पर न्याय मिल रहा है, थाना में इंसाफ नहीं मिल रहा है। सिर्फ मुसलमान नहीं, हर गरीब डरा हुआ है देश के अंदर। इस माहौल में अभी जो सरकार जिसकी जो क्रियाकलाप चल रही है, कौन सी सरकार, कहाँ की? नहीं एक मिनट मिश्रा जी, कौन सी सरकार कहाँ की? किसकी सरकार है?
देश में किसकी सरकार है? राज्यों के हिसाब से बात करें तो ज्यादा बेहतर ज्यादातर होगा। राज्यों में तो भाजपा की ही सरकार है। ठीक है, मैं ज्यादातर राज्यों आपको, में मेरे भाजपा पास की एक्चुअली सरकार एक आंकड़ा है अहमद साहब, मैं बताना चाहती हूँ, और आरके मिश्रा जी उसके बाद आपसे जवाब लूंगी मैं, कि बीजेपी शासित राज्यों में मुस्लिम डरा हुआ है, ये कहना है अहमद साहब का। 105 साल को 5 साल की अगर लिंचिंग पर गौर करें, हर गरीब डरा हुआ है, 5 जिसके साल पास की पैसा नहीं लिंचिंग घूस पर देने अगर के लिए, गौर करें अहमद जिसको साहब, घूस देने के लिए पैसा नहीं है, 134 वो डरा लोगों की हुआ है। लिंचिंग हुई है। ना तो कोई गरीब मुसलमान हो, गरीब दलित हो, गरीब पिछड़ा, सब डरे और हुए सबसे हैं। ज्यादा लिंचिंग सबको पता है पैसा, कहाँ हुई है जिसके आपको? पास पैसा नहीं है, घूस सबसे देने के लिए सब ज्यादा, डरा एक हुआ है। मिनट अहमद साहब, मैंने क्या कहा? जहाँ पर मैंने कहा सामाजिक सुनिए, समरसता की मैंने बात इसीलिए होनी कहा राज्यों के चाहिए, हिसाब नहीं, से आप बात गलत करें तो बात बेहतर कर रहे हैं होगा। ना। नहीं, मैंने क्या राज्यों कहा? के हिसाब से बात मैंने कहा करिए हर आप। गरीब डरा हुआ है, लिंचिंग चाहे की वो बात किसी कर रहे हैं जात हम का यहाँ हो। पर। अगर ठीक है, गरीब है, उसको आपने घूस देने का कहा पैसा नहीं है, उस बीजेपी सरकार की में डरा सरकार हुआ है। जहाँ जहाँ है वहाँ पर लोग डरे हुए हैं, वहाँ पर लिंचिंग हो रही है, वहीं पर हो रही है, आपने यही कहा ना? हमने ये नहीं कहा, हमने कहा लिंच, आपने सुना ही नहीं। अरे हमने मैं कहा आपको कि पूरी हर तरीके गरीब, से सुनिए, मैं ये चाहे जानना वो चाहती हूँ, मुसलमान मैंने हो, जब दलित राज्यों हो, के हिसाब पिछड़ी से जाति का कहा, हो, आपने जो क्या भी कहा गरीब है, कि बीजेपी वो शासित डरा जहाँ हुआ पे है कि बीजेपी उसको की घूस देने का सरकार है, पैसा नहीं है उसके वहाँ पास। पर ज्यादा वो प्रताड़ित घूस हो नहीं रहे दे हैं पा रहा है, लोग, इसलिए वो हर वहाँ जगह पर ज्यादा परेशान हो रहा प्रताड़ित हो है। रहे हैं। आप सुनिए मेरी बात, आंकड़े के हिसाब से बात करती हूँ मैं। 105 साल के अगर आंकड़ों पर गौर बिना करें, तथ्य के 134 कुछ भी लोगों के बोल साथ रहे हैं। लिंचिंग हुई है, और सबसे ज्यादा लिंचिंग राजस्थान में हुई है, अलवर से लेकर के सारे क्षेत्रों में लिंचिंग हुई है। कैसी बात कर रहे हैं आपकी बीजेपी शासित राज्यों में सबसे ज्यादा कहाँ से लिंचिंग हुई आंकड़ा लाए है? आप? महाराष्ट्र लेकर जाइए आप, कैसी बात कर रहे हैं आप? आरके अरे मिश्रा आप जी, कौन से आंकड़े बेहद की बात गंभीर कर रहे आरोप हैं? आपकी आप अपना सरकार आंकड़ा पर दिखाइए ना। कि आपके शासित आप आंकड़ा राज्यों में दिखाइए लिंचिंग अपना। होती है। आरके मिश्रा जी, मैं कह रहा हूँ ये फाजिल साहब कहाँ से लेकर के आंकड़ा आते हैं? अरे ये सामाजिक समरसता की, मैंने पहले ही डिबेट से पहले ही मैंने कहा था, जो सामाजिक समरसता की जहां तक बात होनी चाहिए वहां पर ये जहर उगल रहे हैं। ऐसे व्यक्ति ही देश को बांटने की कोशिश करते हैं, देश को तोड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे तुष्टीकरण से काम नहीं चलेगा। चीज को आप समझने की कोशिश करिए। जितना दिन आप लोगों ने देश को भटकाया, भटकाते रह गए, लेकिन अब देश बिल्कुल संभल चुका है, जान चुका है आप लोगों का। जो एजेंडा आप लोगों ने फिक्स कर रखा था किन्हें जान आज चुका 70 है मिश्रा सालों से, जी? वो एजेंडा अब नहीं चलने वाला है यहाँ पर। चाहे वो किन्हें दिग्विजय जान सिंह चुका है हो, मिश्रा जी चाहे देश? कपिल श्रीवास्तव जी हो, चाहे अखिलेश जी जो हो, ऑक्सीजन से लोग चाहे मरे हैं, कोई भी वो हो। जान चुके। ऐसे जो ऐसे दवाई नहीं दे अघोषित सकता, एजेंडे जो नहीं पढ़ाई नहीं चलेंगे। दे सकता, जो बिजली नहीं दे सकता, जो सड़क नहीं दे सकता, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हैं। मंत्री लोग का 50-50 लाख का बिल आता है, बिल आ रहा है 50-50 लाख रुपए का बिल खाते हैं ये लोग, चाय पीते अरे हैं। आप- क्या बात आप- कर रही है? हम आप- सवाल पे आप आते नवजोत नहीं है, सिंह हिंदू सिद्धू से मुसलमान पे लेके पूछिए। जाते हैं। अरे नवजोत सिंह कानून सिद्धू से व्यवस्था भी पूछिए कोई जाकर सवाल के। है कि नहीं इस देश के अंदर? 9 लाख रुपए, न्याय व्यवस्था 9 भी लाख कोई रुपए सवाल है कि बिजली नहीं इस के देश के पैसे नहीं दिए अंदर? उन्होंने। खाली बस आप बिजली का हिंदू भुगतान मुसलमान नहीं और किया है। उस पर डिबेट पर और आप आप बिना लोगों तथ्य को के गुमराह बात करने कर का रहे काम हैं। करते अरे हैं। कौन सिर्फ से- यही चलेगा कौन से देश के तथ्य के अंदर? आधार पर आप कानून बात का कर रहे राज हैं? होगा कि नहीं? अभी लोग दम कौन से तोड़ तथ्य दिए। के ऊपर में बात कोरोना कर रहे काल हैं में आप? 10 रुपए की कुछ भी दवाई बोल रहे सरकारी हैं। अस्पतालों में नहीं है। हाँ, 25 लाख का जिला है उत्तर प्रदेश के अंदर आबादी का, 25 लाख कभी आबादी चला का हुआ है? क्या एक जिला कौन है, से आधार पर आप और बात वहां कर पे रहे हैं? अस्पताल है 3, 2 वो भी कोरोना में बंद हो गए। आप क्या बात कर रहे हैं? आप वो सब पे डिबेट नहीं करेंगे, आप केवल हिंदू मुसलमान पे डिबेट करेंगे। भागवत जी ने कह दिया अच्छा, तो तो वो क्या आप हमारे मुझे लिए अब ये ब्रह्मा की बताएंगे लकीर हो कि गई? मुझे डिबेट नहीं, किस नहीं, चीज पे आप करनी पुस्तिका चाहिए की बात अहमद साहब? करेंगे। आप मुझे हाँ, ना, बताइए, डिबेट नहीं, करिए। आप मुझे भ्रष्टाचार ज्ञान पे देने डिबेट नहीं आए करिए। हैं, क्योंकि मैंने आपके सामने आंकड़े रख दिए, मैंने तथ्यों के साथ बात की तो आपको वो बुरा लग गया। मुझे क्या बुरा आपको लगा? ये लगा ये एजेंडा कि नहीं नहीं, अब चलने मैंने वाला। तथ्यों के साथ बात कैसे ये कर ली? एजेंडा अब देखिए, नहीं चलने मैं वाला। तथ्यों के साथ बात देश इसलिए कर बिल्कुल रही हूँ समझ क्योंकि चुका इससे है। पहले भी आपने जब कहा कि भगवा रंग लिंचिंग करता है, तब भी मैंने आपको रोका, क्योंकि नहीं, उसके हमने भी ये मेरे नहीं पास कहा। आंकड़े हमने हैं, कहा कि क्योंकि भगवा उसके भी ताबीज मेरे पहन पास के लोग आंकड़े जय हैं। श्री राम बोल के जय मार श्री रहे राम हैं। करके हम ये लिंचिंग बोल रहे होती है, हैं। उसके भी मेरे पास आंकड़े गलत हैं। बात। इसी वजह से मैंने आपको तुरंत टोका कि मत करिए, क्योंकि मुझे अपनी डिबेट में हिंदू मुस्लिम नहीं करना है। तो आपको मुझे ये मुद्दा ही नहीं सिर्फ रखना चाहिए ना। भागवत साहब के बयान आप का विकास को मुद्दा विश्लेषण रखिए। करना है। आपको एक हिंदू मिनट, हिंदू एक मुसलमान मिनट। की आचार्य डिबेट जी, नहीं मैं करना सीधा चाहिए। आपके पास आऊंगा। आप विकास की मैं डिबेट सीधा आपके करिए, पास भ्रष्टाचार पे आऊंगी। डिबेट कीजिए। अहमद साहब ने कहा कि जय श्री राम के नारा लगा के लोग लिंचिंग करते हैं, लेकिन मेरे पास जो आंकड़े हैं, विनोद कुमार की जब डेथ हुई थी दिल्ली में, हिंदू विरोधी हिंसा में डेथ हुई थी, और उसमें अल्लाह अकबर करके उनकी छाती को चीर दिया गया था, वहां पर नारे लगे थे। मेरे पास पूरे आंकड़े हैं, ऐसी अमित तथ्यों शर्मा के का- हिसाब यही से लोग लगाते हैं नारे। एक अमित मिनट, शर्मा- मैंने यही पहले लोग- कहा था यही तथ्यों लोग के हिसाब से लगाते बात हैं। करिएगा, हाँ? तथ्यों के हिसाब से यही बात लोग करिएगा। लगाते हैं सबको। हुआ अहमद साहब, है। ठीक है, लाखों आपने कहा वीडियो। कल्पवृक्ष गिरी जी, सुशील गिरी जी, नीलेश तेलगड़े, महाराष्ट्र के पालघर में मालेगांव। जिनकी हत्या हुई थी, भगवा पहन रखा था उन्होंने, आपने कहा भगवा पहन के लोग
लिंचिंग करते हैं? हाँ, तो किस तथ्य के हिसाब से आप कह सकते हैं? नहीं तो कैसे पालघर में क्या हुआ था? मैं इसीलिए मोहन भागवत पालघर का क्या के सच सामने आया बयान का बाद में? विश्लेषण करना चाहती थी। उन्होंने जो गाजियाबाद कहा की कि आप बात मुस्लिम कर डरा रहे हैं, हुआ है, गाजियाबाद क्या में सिर्फ क्या हुआ मुस्लिमों था? की लिंचिंग होती है इस देश मैं में? कह रहा हूं कि कैसी हर बात गरीब कर रहे डरा हैं? हुआ है। लिंचिंग करने वाले हर का कोई गरीब धर्म नहीं डरा होता हुआ है। है।
हर गरीब डरा हुआ है, चाहे दलित हो, आदिवासी हो, लिंचिंग करने वाले का कोई धर्म नहीं होता है। मुस्लिमों की भी हत्या होती है, हिंदुओं की भी होती है, जिक्र सिर्फ मुस्लिमों का क्यों होता है? उन्हीं के साथ लिंचिंग होती है। आचार्य जी टिप्पणी चाहते हैं, उसमें मिश्रा जी आपके पास आऊंगी। आचार्य जी, भाषा भी बहुत डरी हुई लग रही है। ऐसा है, फजील साहब को पेट में दर्द ये हो रहा है कि आदरणीय मोहन भागवत जी ने मुस्लिमों की बात कर दी, जबकि यह दूरदर्शी सोच है। मोहन भागवत जी का, एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए, यह दूरदर्शी सोच है और वो सोच को मैं बता रहा हूं आपको। अभी हमारे महाशय लोग जो है राष्ट्र की परिभाषा पूछ रहे थे, तो इन लोग राजनीतिक लोग नहीं बता सकते। हम वैदिक धर्म गुरु हैं। राष्ट्र की परिभाषा वेदों में हमारी बताई गई है। शुक्ल यजुर्वेद का 10वें अध्याय का 12वां मंत्र है, राष्ट्र में दत्त स्वाहा। और एक शब्द आप लोग भी जानते होंगे, वयम राष्ट्रे जागृतम पुरोहिता। वयम यानी हम लोग, अहम नहीं आया, अहम यानी मैं सिर्फ हो जाता। वयम, जलचर, थलचर, नभचर जितने भी हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु इस राष्ट्र में, वह सब राष्ट्र का अभिन्न अंग है। और ये मुसलमान क्या, सुन लीजिए, भारत देश जैसा मुसलमानों के लिए अच्छा कोई नहीं हो सकता। आज देखिए अफगानिस्तान में क्या हाल हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हाल हो रहा है, बांग्लादेश में कहा हो रहा, क्या हाल हो रहा है, जबकि इस्लामिक राष्ट्र है। जितना सुखी आप लोग भारत में हैं, वर्ल्ड के किसी कोने में नहीं है। और जितना अच्छा प्रधान, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, और मोहन भागवत जी ने कहा है कि ये मुसलमान जो है वो सनातनी ही है। इनके फजील साहब के 2-3 पीढ़ी का पहले ले लीजिए, ये हिंदू निकलेंगे। पूछिए फजील साहब का 3 पीढ़ी हिंदू निकलेंगे, ये हिंदू के वंशज है। इसलिए भागवत जी ने कहा है कि देश का मुसलमान सनातनी है, और आने वाले समय में हमारे देश का मुसलमान सनातनी बन जाएंगे और यह हिंदू राष्ट्र भी बनेगा। आप देख लीजिएगा, ये दूरदर्शी सोच है और सत्यता है। क्यों? क्योंकि आपके 3 पीढ़ी पहले आप मानेंगे कि आपके पूर्वज हिंदू थे कि नहीं? बताइए, आपके पूर्वज हिंदू थे कि नहीं? यही बात को तो मोहन भागवत जी ने कहा है, आप उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हिंदू पर, हिंदू क्षेत्र का नाम है भाई, हिंदू किसी धर्म का नाम नहीं है। ये गंगा जमुनी तहजीब वाला देश है, यहाँ पर सभी धर्मों के लोग बड़े प्यार से रहते हैं। हम तो चाह रहे हैं कि हम हिंदू बनते हैं तो आपको बुरा लगता है। ठीक है, आप हिंदू नदी के इस तरफ रहने वाला सभी हिंदू है और बनेंगे, आज नहीं कल जरूर बनेंगे। अपने घर में वापस आएंगे आप, स्वागत है आपका, आइए। नहीं, क्यों आएंगे हम बनाते हैं आपको, आइए, स्वागत। नहीं, सब कुछ रखेंगे, आपको मंदिर में लेके जाएंगे, पूजा भी करवाएंगे। आप तैयार हो? आप तैयार हो? आपके साथ जाएंगे, पूजा भी कराने चलेंगे, आपके साथ बैठ के खाएंगे भी। आप बनिए हिंदू, स्वीकार है। यही तो बात कर रहे हैं, यही तो बात कर रहे हैं आदरणीय मोहन भागवत जी। वयम राष्ट्रे जागृतम पुरोहिता, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी हो, सभी लोग आनंदित हो राष्ट्र का। सिर्फ हिंदू नहीं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तभी तो राष्ट्र की खूबसूरती है। यही तो बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, श्रीवास्तव जी। देखिए, एक बहुत सीधी सी बताए, जो हमारे आचार्य जी ने राष्ट्र की परिभाषा दी कि हमारे वेदों में इस तरीके से दिया। मैंने तो सीधी बात एक कही कि अगर कोई व्यक्ति विधिक काम कर रहा है, नैतिक काम कर रहा है, अपने धार्मिक कार्यों का निष्पादन कर रहा है, तो वो राष्ट्र निर्माण कर रहा है, राष्ट्र का काम कर रहा है, और वही राष्ट्रवाद। अगर इससे आचार्य जी का राष्ट्रवाद अलग हो तो जरा बता दें। और आचार्य जी के साथ आर.के. मिश्रा जी भी बता दें। जब पठानकोट हमला हुआ और उस हमले की जांच के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने परमिशन दे दी आईएसआई को, और आईएसआई पठानकोट एयरबेस में घुस करके उसने इन्वेस्टिगेशन किया, और लौटने के बाद उसने कह दिया कि इसमें पाकिस्तान के आतंकवादियों का कोई हाथ नहीं था। और जब इंडिया ने ये बात कही पाकिस्तान से कि हम आपका इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, तो उसने कहा कि हम संप्रभु राष्ट्र, हमारे यहाँ आपकी एजेंसी नहीं कर सकती। यानी कि जो हमको प्रभुसत्ता संपन्न राष्ट्र घोषित हुआ था संविधान से, हम हमारी वो प्रभुसत्ता से समाप्त हो गए, क्योंकि आईएसआई आकर के हमारे घर की जांच करें। क्या ये राष्ट्रवाद था? मैं दूसरी चीज पूछना चाहता हूँ, जो आतंकवादी, जो पत्थरबाज 9,000 मुकदमे हमारे सैनिकों पे पत्थर मार मार के हुए थे, जो सैनिकों की तरफ से किए गए थे, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मोती मोहम्मद शहीद की लड़की के साथ सरकार चलाने के चक्कर में 9,000 मुकदमे उठा लिए।
क्या ये राष्ट्रवाद था? बुरहान वानी के भाई जो कि एक आतंकवादी घोषित था, उसके भाई को इन्होंने जो वादी के लिए फंड होता है उससे मदद करी है। अब आप बताइए क्या ये राष्ट्रवाद था? तो ये कौन से राष्ट्रवाद की बात करते हैं? ये माता भारत की जय कहते हैं, पीठ में छुरा भून देते हैं। देखिए, मुंह से काम नहीं चलेगा, कार्य रूप में परिणत करना पड़ेगा। अगर श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए गए, ये राष्ट्रवाद था। अगर हमने 3 पाकिस्तान से युद्ध जीते और कारगिल युद्ध भी जीता, ये राष्ट्रवाद था। अटल जी का राष्ट्रवाद था, अन्य लोगों का भी राष्ट्रवाद था। कपिल श्रीवास्तव जी, 1 मिनट। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनकी राष्ट्रवादिता मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद अब मैं दूसरी बात कहता हूँ। ठीक है, अब मैं दूसरी बात कहता हूँ। आपने कहा कि इंदिरा गांधी पहली चीज तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये बात कह दी, वो राष्ट्रवाद था। आवाज पहुंच रही है अब तक कपिल? देखिए, मैं बहुत तथ्य के साथ अपनी बात रख रहा हूँ। मैं तथ्यों के साथ ही बात करती हूँ, तथ्यों के साथ ही बात रखूंगी अपनी भी। आपने कहा कि इंदिरा गांधी के टाइम पे पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए गए, वो राष्ट्रवाद था। सही कह रही हूं मैं? केजीबी पता है आपको क्या है? केजीबी पता है आपको क्या है? क्या चीज? केजीबी पता है आपको क्या है? केडीबी? केजीबी आप ही बता दें। राष्ट्रवाद की परिभाषा शायद अगर आप द मित्रों के आर्काइव पढ़ेंगे जाकर के, और उसमें केजीबी ने किस तरीके से वानो शब्द का प्रयोग किया और वो किसके लिए किया और वो राष्ट्रहित के लिए कितना उपयोगी था, वो आपको मिल जाएगा। मुझे लग रहा हालांकि आपको पता नहीं है, सुनिए, इसीलिए आपको नहीं पता, आपको नहीं पता, आपको नहीं पता, आपको नहीं पता। 1 मिनट, ये पाकिस्तान बिरयानी, ये मेरी चर्चा में नहीं, मैं तथ्यों के साथ बात करती हूँ, तथ्यों के साथ बात करिए, तथ्यों के साथ बात करती हूँ, तथ्यों के साथ बात करिए। 1 मिनट, उसके घर जाके बिरयानी खा ले, यही राष्ट्रवाद है। 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट। आप लोग जिस पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं, आप लोग जिस पाकिस्तान की दुहाई दे रहे हैं यहाँ पर, एटलीस्ट मैंने इसीलिए बोला, आपने कहा इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और राष्ट्रवाद। अरे प्रभु, अरे नहीं, पानी पी लीजिए प्लीज कपिल श्रीवास्तव जी, आराम से, आराम से। मेरी चर्चा में बहुत आराम से, मैं तथ्यों के साथ बात करती हूँ। कपिल श्रीवास्तव जी प्लीज, मैं तो सीधे पूछ रहा हूँ कि अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिया, तथ्यों के साथ, और नहीं, जिसमें गलत बात, सिर्फ ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत टिप्पणी, किसी का गलत बखान मेरी चर्चा में नहीं हो, जवाब देना पड़ेगा। मैं बिल्कुल नहीं। आपने कहा राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद क्या वो होता है? आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए कपिल श्रीवास्तव जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? आपको पता, आपको पता तक नहीं है, इसी वजह से आप ना बहुत ज्यादा विचलित हो उठे हैं, जो आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। शांत रहिए। आरके मिश्रा जी, बेहद गंभीर आरोप आप पर लग रहे हैं, आपकी सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लग रहे हैं, जवाब दीजिए। देखिए, इनको इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश का निर्माण कर दिया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, तो राष्ट्रवाद नजर आ गया। लेकिन भाजपा की सरकार, भाजपा की केंद्र सरकार जब सर्जिकल स्ट्राइक करती है, एयर स्ट्राइक करती है, तो इनको राष्ट्रवाद नजर नहीं आता, इनको राष्ट्रवाद नजर नहीं आता। वहीं पर जब गाजियाबाद में वीडियो को जब वायरल कर दिया जाता है और इनके उमेश पहलवान वहां पर जाकर के ये कुछ वीडियो को कहते हैं हिंदू मुस्लिम जय श्री राम नहीं कहने के बाद उनके दाढ़ी काट ली गई, तो उस समय में इनको राष्ट्रवाद नजर आता है। अरे इस तरह की तुष्टिकरण क्यों कर रहे हैं कपिल जी? ये राष्ट्र आपका भी है, ये राष्ट्र आपका भी है, ये हिंदुस्तान आपका भी है, ये भारत देश भी आपका है। इस तरह की तुष्टिकरण क्यों कर रहे हैं आप? क्यों कर रहे हैं? ये देश जानना चाहता है, मैं ही नहीं, ये पूरा दर्शक, पूरा देश जानना चाहता है। ऐसे नहीं करें, ऐसे राष्ट्रवाद की परिभाषा नहीं होती है, ऐसे राष्ट्रवाद की परिभाषा नहीं होती है जिस तरह से आप कर रहे हैं। आप गाजियाबाद के वीडियो को आप लोगों ने
वायरल किया और जय श्री राम नहीं कहने के ऊपर में बोला जो कि जारी कर दिया गया। ये गलत है। ये बाद में देखा आपने दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। उसमें समाजवादी पार्टी का ही नेता निकला, वहाँ पे समाजवादी पार्टी का नेता निकला। इस चीज को समझने की कोशिश करिए, इस समाज को देश को जोड़ने की कोशिश करिए, ये देश को बांटने की कोशिश नहीं करिए, समाज को बांटने की कोशिश नहीं करिए। कांग्रेस के समय में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन जब भाजपा शासित ने सर्जिकल स्ट्राइक किया तो आप लोग सबूत मांग रहे थे यार, एयर स्ट्राइक में सबूत मांग रहे थे। पानी पी लीजिए प्लीज, थोड़ा सा ज्ञानवर्धन भी करेंगे तो चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पढ़िएगा जरूर, मेरी सलाह है। आचार्य जी सीधा आपके पास, क्योंकि समय की भी कमी है थोड़ी, मेरे पास तो मैं सबके पास 1-1 मिनट का सबका समय लेना चाहती हूँ। आचार्य जी, जिक्र सिर्फ और सिर्फ मोहन भागवत ने बयान दिया कि देश में सबको एकत्रित होना है और एकत्रित, प्लीज इन लोगों की आवाज थोड़ा सा डाउन प्लीज। सम्मानित प्रवक्ताओं की तरह आप लोग रिएक्ट करिए तो बेहतर होगा। सम्मानित प्रवक्ताओं की तरह प्लीज मजबूरन मुझे आप लोगों की आवाज डाउन करवानी पड़ेगी। प्लीज सम्मानित प्रवक्ता की तरह सम्माननीय तरीके से अपनी बात रखेंगे, ज्यादा बेहतर होगा। इनकी खत्म हो गई है। आप 1 मिनट आचार्य जी, आपने सिर्फ यही कहा कि देश में सबको एकत्रित होना है, देश को आगे लेकर जाना है तो अब आखिर क्यों मची हुई है आपकी नजरों से? जल्दी से आचार्य जी। देखिए, बात कही है ना, जो आज जिसके ऊपर सारे दल राजनीति कर रहे हैं, मुसलमान को लेकर के बीजेपी जो है वो कर देंगे, लेकिन जब भागवत जी ने जो बात कर रखी है, इसलिए लोगों को लग रहा है कि जो हिंदू विचारधारा का जो संस्था मानी जाती थी, आज वह मुसलमानों की बात क्यों कर रही है? देखिए, उसका मुख्य कारण ये भी है कि जिस तरह से हमारे देश में बेतहाशा मुस्लिमों की जनसंख्या जो बढ़ रही है, आज 17% हो गए, 5 करोड़ रिफ्यूजी हैं, जिसमें रोहिंग्या और बांग्लादेशी बढ़ चुके हैं। ये आने वाले समय में अब इसको नकारा नहीं जा सकता देश के मुसलमानों को। इसलिए आज देखिए, चीन जिस तरह हमारे ऊपर आंखें दिखा रहा है, तो चीन से हम कभी भी हमारी युद्ध हो सकती है, तो उसमें हम सबको एक होना पड़ेगा, चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। बाकी मजहब सारे अलग अलग हैं, लेकिन जब देश की बात आए, जब राष्ट्र की बात आए, जब धरती की बात आए, तो एक साथ एकजुट होकर के उसका हम लोग प्रतिकार करने के लिए, इसीलिए मोहन भागवत जी ने इस बात को कहा है। इसलिए इसको कोई अन्यथा न ले, इसको राजनीतिक ना ले, इसको समाज राष्ट्र की उन्नति के लिए, राष्ट्र की अखंडता के लिए और राष्ट्र की एकजुटता के लिए सबको एक प्लेटफॉर्म पे आकर के दूसरी बाहरी ताकतों से लड़ना चाहिए, और इसके लिए हमें उन्होंने आगे मार्ग बताया। अहमद साहब, देखिए, बाबा जी की बात से हम बहुत सहमत हैं। देर से ही कम इनकी बुद्धि तो आई। आज जब देश संकट में है तो जरूर मुसलमान हमेशा साथ रहा है, आज भी रहेगा। आने वाले समय में भी मुसलमान कभी देश के खिलाफ नहीं जाता है। ये आप ही जैसे लोग पहले प्रचारित करते थे कि मुसलमान ये है वो है, बहुत अच्छी बात है। देखिए, दिक्कत क्या है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पहले भी बहुत सी बातें हो चुकी, इनकी बात पे भरोसा नहीं हो रहा है किसी को भी, कि ये जो कह रहे आगे करेंगे कि नहीं करेंगे, या मन में क्या है या खोट है, ऊपर से कह रहे अंदर से क्या करेंगे, इसलिए दिक्कत लोगों में चर्चा बात है। देखिए, इन्होंने स्वदेशी, एक आरएसएस का आजादी के बाद से जब से हम सक्रिय राजनीति में हुए, स्वदेशी सबसे बड़ा नारा था, आरएसएस का था, ये भाजपा का नहीं था, आरएसएस का था। लेकिन जैसे ही मोदी जी 14 में आते हैं, सबसे ज्यादा विदेशी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी करेंगे, विदेशियों को 100% एफडीआई देंगे। अरे भाई, आप क्यों इतना विदेशियों के चक्कर में पड़े हो? हम दुनिया में अपना आयुर्वेद बेचते हैं, अपना सत्तू बेचते हैं, अपना हम दुनिया में हमारी संस्कृति बिकी जाती है, हमारे खान पान की लोग नकल करते हैं। आप दुनिया को लाना चाहते हो, हम तो दुनिया को देना चाहते हैं। दुनिया हमसे मांग रही है और हम दुनिया का लेना चाहते हैं। तो ये सब चीजें, जैसे अब आरएसएस उस पर कुछ नहीं बोला। अरे भाई, स्वदेशी की बात आज 2014 से 7 साल हो गए सत्ता में आप हैं, आपने स्वदेशी के लिए क्या काम किया? कोई काम नहीं किया, और विदेशी कर रहे हैं। इसलिए बात थोड़ा जल्दी से टिप्पणी दीजिए आरके मिश्रा जी, समय की कमी है। जल्दी से। यही सोच का फर्क है। अब एक चीज बताइए, मोहन भागवत जी ने कौन सा ऐसा शब्द है जो गलत कह दिया? एक समाज को बांधने की कोशिश करी उन्होंने। अरे सर, स्वदेशी वाले पे बोलिए ना, हम तो कहाँ बोल रहे हैं। आरके मिश्रा जी, एक बार मोहन भागवत जी ने कहा था,
और उससे मुझे खेद है। और मैं आपके द्वारा उनके पास जो शब्द पहुंचा दीजिएगा मेरी उनसे प्रार्थना यह है कि अगर उनको देश में किसी से डर नहीं लग रहा है तो वो जो Z+ की सुरक्षा लेकर के घूम रहे हैं, आज से इसी समय से उसका त्याग कर दें, क्योंकि सब देश की एकजुटता अब उनको किसी से डर नहीं लगता। 2015 में मिली गई थी उनको। हाँ, Z+ की सुरक्षा जो है आज वह त्याग कर श्रीवास्तव जी के पास जाना, मुझे टिप्पणी लेने के लिए आखिरी टिप्पणी श्रीवास्तव जी आपसे रहेगी। समाज को जहां तक जोड़ने की बात होनी चाहिए, देश को जोड़ने की बात होनी चाहिए, मैं राष्ट्रवाद न करके हुए मैं ये कह रहा हूं, सवाल फिर भी वही कि अगर देश को जोड़ने की बात होनी ही चाहिए तो आखिर तोड़ने की बात की किसने है, जो मोहन भागवत को खुद आकर ये कहना पड़ा। श्रीवास्तव जी, अभी तक जितना भी डिबेट हुआ है ये खाली वही तो बात हुआ है, और उसके ऊपर में हुआ क्या है? ठीक है, यहाँ पर समाज को जहाँ पर बांधने की बात होनी चाहिए, देश को बांधने की बात होनी चाहिए, एक सूत्र में बांधने की बात होनी चाहिए, वहां पर हम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, एक समुदाय का हम ठेकेदार लेकर होकर के बैठे हुए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कपिल श्रीवास्तव जी। देखिए, बहुत सीधी सी बात है, न किसी इस देश में रहते हुए किसी को डर लग रहा है, न हमारी सरकारों से किसी को डर, लेकिन बस नीतियों से डर लगता है। जब बेरोजगारी दर जो है वो 23% चली जाए, जब देश की GDP -7 चली जाए, 12 करोड़ लोग जो है वो ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बेरोजगार हो जाएं, तो उनको अपने परिवार चलाने में डर लगता है। इसलिए आपने देखा होगा कि इस देश के अंदर जो NCRB के आंकड़े जारी हुए उसमें 60% जो हमारी बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी है, उसने सबसे ज्यादा आत्महत्याएं की, किसानों से भी ज्यादा आत्महत्याएं की। तो डर वहां से लगता है जब नीतियां सही नहीं होंगी। अप्रत्यक्ष रूप से आपने ये जरूर कह दिया कि मुस्लिमों का रोजगार छीना गया 12 करोड़ लोगों का, इस वजह से उन्हें डर लग रहा है। कैसी बात कर रहे हैं आप? आर.के. मिश्रा जी कुछ कहना चाहते हैं? 30 सेकंड में बात पूरी करिए क्योंकि जवाब देना बेहद अहम है यहाँ पर। आर.के. मिश्रा जी, आप अप्रत्यक्ष रूप से कह रहे हैं 12 करोड़ लोगों का रोजगार छीन लिया गया। अभी आपसे रिपोर्ट मांगूंगी तो आप दे नहीं पाएंगे क्योंकि आपको ये तक नहीं पता था कि क्या है और क्या नहीं है। रहने दीजिए आप। आर.के. मिश्रा जी जल्दी से बात पूरी करिए, समय की कमी है। आर.के. मिश्रा जी जल्दी से बोलिए। देखिए, हमारा देश ऐसा देश है, वो अभी हमारा प्री कोविड और पोस्ट कोविड का जो इम्पैक्ट है बस उससे हम उबर ही जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही लगे रहेंगे। पिछले बार हम लोग उबरे हुए हैं, इस बार भी उबर जाएंगे और सब कुछ सामान्य हो जाएगा। नहीं, मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती है ये बोलते हुए कि इस देश का हर नागरिक एक है और आप जैसे तथाकथित जो लोग हैं वो सिर्फ ये बोलते रहते हैं कि 12 करोड़ लोगों की जो नौकरी चली गई है अप्रत्यक्ष रूप से आप टारगेट कर रहे हैं और फिर ये बोल रहे हैं मुझे मेरा काम सिखा रहे हैं। मत सिखाइए, बहुत बेहतर तरीके से पता, और प्लीज थोड़ा सा पढ़ के जरूर आइएगा कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को तोड़ दिया, 2 भागों में बांट दिया था और उसके बाद फिर किस तरीके से जांच नहीं बिठाई गई थी, ये जरूर पढ़िएगा आप। कपिल श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। जवाब देना पड़ेगा, मेरे पास समय की कमी है, रहने दीजिए कपिल श्रीवास्तव जी। तो बात सिर्फ अभी वहीं पर अटकी हुई है कि आखिर क्यों मोहन भागवत ने यह कहा कि सारे लोगों को एक होना है, हिंदुओं को एक होना है, मुस्लिमों को एक होना है, जो गंगा जमुनी तहजीब है हमारे देश की उसे एकत्रित करके देश को आगे लेकर के जाना है। लेकिन फिर भी कुछ राजनीतिक पार्टियां असदुद्दीन ओवैसी से लेकर के सपा से लेकर के कांग्रेस से लेकर के सभी ने यही कहा कि इसे एम फैक्टर को कंट्रोल करने की कोशिश यहां पर की जा रही है मोहन भागवत के द्वारा, क्योंकि विधानसभा चुनाव होने हैं। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि इन सारे मामलों का 2022 में क्या असर पड़ता है, जवाब देना पड़ेगा। मेरे पास इतना ही समय था। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल आर्या न्यूज।